एक लड़की जब 8वीं क्लास में पढ़ा करती, उसकी उम्र महज 14 साल होती है, तभी उसके ऊपर मुसीबतों का इतना बड़ा पहाड़ टूट जाता है। जो उसके पिता होते हैं वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर उस लड़की की जिम्मेवारी उसके माँ के ऊपर आ जाती है, लेकिन पिताजी के जाने के बाद वो माँ भी बीमार रहने लगती है और बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती है। अब यहाँ पर ये बेटी धीरे धीरे बड़ी तो होती है, लेकिन बड़ी होने के साथ इसके ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ जाता है। अब तो यहाँ पर घर का खर्चा भी इसे चलाना, माँ की दवाई के लिए पैसे भी इसे ही इकट्ठा करना। दोस्तों, ये एक बड़ा सा बोरा अपने कंधे पर रखकर गली गली कचरा बीना करती, धीरे धीरे करके ये अपने टाइम को पास कर रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर इसके पिताजी इसे सिखा कर गए थे, बेटा ईमानदारी की राह पर हमेशा चलना। दोस्तों, उसके बाद एक दिन इसे इतने कीमती कागजात मिलते हैं और उन कागजातों को देखकर ये लड़की उन्हें लौटाने के लिए लगातार 5 दिनों तक गलियों के चक्कर काटती रहती है। जो खाने का सामान है वो भी खत्म हो जाता। माँ कहने लगती है कि बेटा तू कर क्या रही है, आगे गुजारा कैसा चलेगा, तू बेटा ये छोड़ दे, कागज जिसके होंगे वो अपने आप ले जाएगा। लेकिन ये बेटी उन कागजों को उसके सही मालिक के पास पहुंचा देती है। मालिक उन कागजों को पाता है तो उसके बाद इस लड़की का जो जीवन बदलता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर आशा करण नाम की लड़की, दोस्तों, उसके पिता 3 साल पहले उसे और इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं और फिर यहाँ पर वो अपनी माँ शांति के साथ रहने लगती है। दोस्तों, यमुना नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ, जीवन नगर, उसी की झुग्गियों में ये दोनों माँ बेटी रहा करती हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो माँ है उसे भी दमे की बीमारी हो जाती है और माँ की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, बेटी की पढ़ाई वहीं पर छूट जाती है और उसके बाद यहाँ पर बेटी जो कबाड़ा होता है उसे बीनने का काम करने लगती। एक बड़ा सा बोरा अपने कंधे पर रखती और गली गलियों में कबाड़ा बीनने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर इसके पापा इसे कहा करते थे, बेटी तुझे पढ़ लिख कर एक बड़ा ऑफिसर बनना है और तू यहाँ पर ईमानदारी के साथ आगे अपने जीवन को बिताएगी और हर कॉलोनी वाले की तू मदद करेगी। आज यहाँ पर इस बेटी का सपना बिल्कुल टूटा हुआ नजर आता है। बेटी यहाँ पर चुपचाप अपने कामकाज को करने लगती है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब ये बसंत विहार कॉलोनी में जाती है और वहाँ पर इसे एक मोटी लेदर की एक फाइल मिलती है। दोस्तों, उसे अपने कबाड़े के बैग में रख लेती है और बैग में रखने के बाद वो अपने घर आ जाती है, खाना पीना खा लेती है और खाना पीना खाकर उसके बाद मोटी लेदर की जो यहाँ पर फाइल थी उसे खोल कर देखती है तो उसमें एक नाम लिखा हुआ था, सुरेश आनंद बसंत विहार, और इस पर लिखा हुआ था कुछ प्रॉपर्टी के पेपर। यहाँ पर पूरा तो उसमें कुछ दिखाई दे नहीं था, इसमें कुछ जो स्याही है वो या तो बारिश की वजह से या कुछ ऐसे ही वो थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर ये लड़की सोच में पड़ जाती है कि यार ये तो किसी के प्रॉपर्टी के पेपर हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी इन पेपरों की, तो इन्हें वापस लौटाना चाहिए। दोस्त, अगले दिन ये लड़की बसंत विहार पहुँच जाती है और वहाँ पर आनंद विला के बारे में पूछने लगती है। तो वहाँ पर गार्ड इससे कहते हैं कि यहाँ पर तो हर तीसरा मकान आनंद विला है, अब तुम्हें किस आनंद विला में जाना है। दोस्तों, लगातार ये लड़की 4 दिनों तक इसी तरह से खोजबीन करती रही। सुबह निकलती और शाम को निराश होकर वापस आ जाती, लेकिन 4 दिनों तक भी इसे कहीं से कोई अता पता नहीं लगा। अब तो इसके घर में खाने तक के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि इनके पास इतना कोई जमा पूंजी नहीं थी, ना ही कोई इतना सामान था कि ये लगातार 10-20 दिन तक ऐसे ही घर बैठकर खा सकें। यहाँ पर इसकी माँ जो बीमार होती है वो कहने लगती है कि बेटा तू कब तक इस तरह से घूमती रहेगी। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि माँ, पापा ने आपको नहीं पता मुझसे एक बात कही थी, बेटा ईमानदारी से हमेशा चलना और जो
किसी का सामान है उसे उसके पास ज़रूर पहुंचाना। तो यहाँ पर माँ कहने लगती है कि बेटा तू काफ़ी तो घूम ली, तुझे 4 दिन हो चुके हैं और तू अब यहाँ पर अपना कामकाज नहीं करेगी तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ पर बेटी कहने लगती है कि माँ आज लास्ट दिन है, आज और मैं जाकर देख कर आती हूँ, आज शायद भगवान हमारी मदद कर दें। दोस्तों अब यहाँ पर ये लड़की एक पेड़ के नीचे बैठी होती है, बिल्कुल निराश, बिल्कुल उदास। तभी वहाँ पर एक डाकिया आता है और डाकिया इस लड़की को देखकर कहने लगता है कि बेटा तुम यहाँ पर किस लिए बैठी हुई हो, क्या बात है। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि अंकल इस तरह से ये पेपर है किसी के और मैं ढूंढते ढूंढते 5वां दिन आ गया, लेकिन ये पेपर मैं उनके पास नहीं पहुंचा पा रही हूँ। दोस्तों जब यहाँ पर वो सुरेश आनंद का नाम देखता है तो यहाँ पर एकदम से समझ जाता है तो ये तो सुरेश आनंद जी हैं। तो यहाँ पर वो उस लड़की से कहने लगते हैं कि बेटा आप गलत एड्रेस पर ढूंढ रहे हो, ये तो बसंत कुंज में रहते हैं, इनका तो बहुत बड़ी कोठी है, तो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। दोस्तों अब यहाँ पर ये डाकिया इस लड़की को लेकर उसी घर के सामने जाता है और जब उस घर के गार्ड से ये लड़की बातचीत करती है तो गार्ड यहाँ पर कहने लगता है कि तुम अंदर नहीं जा सकती। से कहने लगती है कि जो इस घर के मालिक हैं सुरेश आनंद जी, उनसे मुझे मिलना है, उनके कुछ कागजात मेरे पास हैं। अब यहाँ पर जो गार्ड खड़ा होता है वो कहने लगता है अरे नहीं नहीं, ऐसे ही फालतू में लोग यहाँ पर मिलने आ जाते। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में जो सुरेश की पत्नी होती है सविता, वो निकल कर बाहर आती है। वो कहने लगती है कि लड़की क्यों खड़ी हुई है, पर वो लड़की कहने लगती है कि मुझे सुरेश आनंद जी से मिलना है। तो यहाँ पर वो महिला कहती है किस लिए मिलना है। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मुझे उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट लौटाने हैं। दोस्तों अब ये महिला डॉक्यूमेंट की बात सुनती है तो सीधे उन्हें अपने घर के अंदर ले जाती है। तभी भीतर से सुरेश आनंद जो बिल्कुल मुरझाए हुए से लग रहे थे वो आते हैं और वो आकर इस लड़की को देखते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ बताओ किस लिए आई हो। तो यहाँ पर वो कहने लगती है कि अंकल मेरे पास ये पेपर है, मुझे रास्ते में मिले थे, आप ये पेपर देख लो, आपके नाम से ये पेपर है। दोस्तों जैसे ही सुरेश आनंद उन पेपरों को देखता है तो बस उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। दोस्तों जो पेपर होते हैं वो करोड़ों के पेपर होते हैं, क्योंकि वो उसकी पुश्तैनी जमीन थी और यहाँ पर उसका चचेरा भाई उससे इन पेपरों को लेकर झगड़ा भी कर रहा था, झगड़ा भी हुआ था और यहाँ पर केस भी चल रहा था। अब अगर ये पेपर उसे नहीं मिलते तो यहाँ पर वो केस हार जाता। इनके घर से ये पेपर चोरी हुए थे और चोर ने शायद डर की वजह से इनको डस्टबिन में डाल दिया था। दोस्तों अब यहाँ पर जो सुरेश आनंद हैं, मानो उन्हें तो बहुत कुछ मिल चुका है। अब वो एकदम से इस कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बैठकर इस लड़की का धन्यवाद करने लगते हैं कि बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अब वो अपनी तिजोरी के पास जाते हैं और वहाँ से नोटों की एक गड्डी लेकर आते हैं जो 1 लाख रुपए होते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर 1 लाख रुपए उस लड़की को देने लगते हैं। ये लड़की अपने दोनों हाथ पीछे की तरफ कर लेती है और कहने लगती है कि अंकल मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मेरे पापा ने कहा था कि ईमानदारी से काम करना, लेकिन ईमानदारी की कभी भी कीमत मत लेना। तो यहाँ पर जो सुरेश आनंद जी होते हैं वो एकदम से बिल्कुल भावुक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यार ये छोटी सी लड़की, देखने में तो लग रहा है ये बहुत ही गरीब है। उस समय उस लड़की की उम्र लगभग 17 साल होती है। दोस्तों उसके कपड़ों को देखकर वो साफ अंदाज़ा लगा सकते थे कि इसको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ये पैसे लेने से साफ मना कर रही है। अब यहाँ पर सुरेश आनंद जी उसके जीवन के बारे में पूछने लगते हैं कि बेटा क्या क्या तुम्हारे जीवन में हुआ है, कौन कौन तुम्हारे परिवार में है। तो वो पूरी कहानी डिटेल से बताती है कि वो किस तरह से पढ़ना चाहती थी, उनके बापू का क्या सपना था और आज वो क्या कर रही है। दोस्तों यहाँ पर सुरेश आनंद उससे कहने लगते हैं कि बेटा आज से तू अब पढ़ेगी और कल से ही तेरा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तेरे लिए हम बुक मंगवा देंगे और तेरी जो माँ बीमार है उसको शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर जब लड़की ये पूरा वाक्य सुनती है तो बस उसकी आंखों से आंसू टप टप बरसने लगते हैं। वो कहने लगती है कि अंकल जी मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। तो यहाँ अंकल जी जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि बेटा तुम्हें धन्यवाद करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर यहाँ पर वो अगली बात एक और कहते हैं कि जो हमारा एक पुराना फ्लैट है जिसमें एक किराने की दुकान हुआ करती थी, काफ़ी दिन से वो दुकान बंद है, मैं बेटा यही चाहता हूँ वो फ्लैट भी तुम्हें दे दूँ और यहाँ पर जो
तुमने मुझे मेरा घर वापस लौटाया है, इसलिए मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, वो फ्लैट दे रहा हूँ और उस दुकान को भी तुम्हें दे रहा हूँ। उस दुकान को तुम्हें ही चलाना है, सामान हम भरवा देंगे और वहीं से तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है। दोस्तों, ये छोटी सी लड़की जिसका नाम आशा किरण होता है, वो आशा किरण यहाँ पर एकदम से घुटनों के बल बैठ जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज हो क्या रहा है। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन यहाँ पर माँ के इलाज के लिए गाड़ी आती है और उस गाड़ी में माँ को बैठाकर उसका इलाज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ये दुकान भी स्टार्ट हो जाती है। माँ भी जल्दी ठीक हो जाती है और माँ बेटी दोनों मिलकर यहाँ पर इस दुकान को चलाने लगती हैं। दुकान का नाम आशा किरण जनरल स्टोर रखा जाता है। धीरे धीरे करके अब ये लड़की आगे बढ़ने लगती है, बड़ी होने लगती है, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लेती है और उसके बाद ये लड़की एक सरकारी ऑफिसर लग जाती है। दोस्तों, फिर भी ये लड़की इस दुकान को बंद नहीं करती, इस दुकान को लगातार चलाती रहती। जो भी लड़की इस तरह से जरूरतमंद होती, उस लड़की को ये यहाँ पर काम दे दिया करती। दोस्तों, यहाँ पर सुरेश आनंद जी, उनकी पत्नी सविता, अब इनसे जब भी उनका मन करता वो मिलने के लिए आ जाया करते और यहाँ पर इस लड़की की ईमानदारी की गाथा अपनी कंपनी में भी सभी लोगों को बताते कि इस तरह से एक लड़की बहुत ही ज़्यादा ईमानदार मिली, आज उसने अपने जीवन को सफल कर लिया है और वो इस तरह से एक ऑफिसर भी बन चुकी है। दोस्तों, अब यहाँ पर इनका जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से कटने लगा है, माँ बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, जो भी ईमानदारी से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, एक ना एक दिन वो सफलता के मार्ग पर जरूर पहुंचेगा। देर लग सकती है लेकिन आप दुरुस्त पहुंचोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कहानी हमें यही शिक्षा देकर जाती है कि हमें हमेशा ही ईमानदारी से काम करना चाहिए, ईमानदारी के साथ चलना चाहिए। जो लालच भरा जीवन है वो ज़्यादा दिन हमें सफलता के मार्ग पर नहीं लेकर जाएगा, ईमानदारी ही हमेशा हमें सफलता के मार्ग पर लेकर जाएगी। तो दोस्तों, ये रही कहानी। आज आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे, उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। पहला जो कमेंट आता है चंदन पीके यादव का आता है, वो लिखते हैं नाइस वीडियो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उसके बाद लर्जन राजू जी हमें लिखते हैं, सर वाह, बहुत खूबसूरत बातें बोली। सबसे पहले बात ये कि मैं आपकी अदालत को यही कहानी को 2 बार 3 बार सुनता हूँ और सर मैं यह देख चुका हूँ कि लोग इतना दिमाग कहाँ से लाते हैं, कैसे माने नारी वाइफ पिता अपनों को कैसे दफन कर देते हैं। जैसे किसी ने वास्तु में ही मेरे को नींद आती है तो कभी कभी तो मोबाइल भी हाथ से छूट जाता है और उठता हूँ। सर मैं बहुत सुनता हूँ बार बार, इसलिए मेरे को पहले मनोहर कहानियाँ पढ़ने में सीख गया हूँ, अलग से कुछ अजीब सा लगता है। और जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा दिल से हमें कमेंट लिखा, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उसके बाद कुमार केसी जी लिखते हैं, जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। मोमन श्रीवास्तव जी, नाइस वीडियो, जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। बिहार 28 से आप हमें देखते हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमें देखते रहें, इसी तरह से आप लोग हमारी कहानियों को आगे प्यार देते रहें। दोस्तों, प्रेमचंद शर्मा जी हमें लिखते हैं, राम राम भाई साहब, बहुत अच्छी कहानी सुनाई है, सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरती रॉय, टाइम विल टेल, सूरत, थैंक्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार केसी जी, जय शंभू जय भोलेनाथ, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह बहलावत जी हमें नमस्कार करते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आर के हिंदुस्तानी गुड लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई, 100% श्योर, 100% करेक्ट है आपकी कहानी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, निर्मला दावे जी हमें सल्यूट लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश लादनी जी हमें सल्यूट लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। वीना शर्मा जी भी हमें एक थंब दिखाते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, शंकर स्वामी जी लिखते हैं कि पाकिस्तानी बहुत अच्छी लगती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमें कमेंट करते रहें, इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।